जब मनी और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम सभी इन्वेस्टमेंट के पीछे रिटर्न, हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के पीछे भागते हैं। लेकिन फाइनेंस और मनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मनी के साथ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को भूल जाते हैं और यही लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी में सिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक समरी को। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऑडियो बुक समरीज आपको आगे भी मिलते रहे और आप अपने लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करें। इंट्रोडक्शन। द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के हिसाब से पैसे के लेन देन में अच्छा होना आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। एक स्मार्ट पर्सन को बिहेवियर सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनेंस में लोग थ्योरी जानने के बाद भी अपने इमोशन के आधार पर डिसीजन लेते हैं। चैप्टर 1। नो वन इज़ क्रेजी। पैसे के मैनेजमेंट में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया में से जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00001% हो सकता है, बट मनी मैनेजमेंट इस आधार पर हो सकता है कि आप 80% आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। लोग मनी से नासमझ पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कोई नासमझ नहीं है। मुझे जो समझ में आता है वह आपको नासमझ लग सकता है। हम सभी डिफरेंट जनरेशन और डिफरेंट पेरेंट्स से हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन में पैदा होने के कारण मनी से रिलेटेड अलग अलग एक्सपीरियंस है। लोग इस रूल्स को जानते हैं कि हमें अपने गोल्स और हमारे पास मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। जिन लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना किया है उनके रिस्क और रिवार्ड के बारे में अलग अलग विचार होंगे उनसे जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में स्टेबल प्राइस को देखा है। यदि आप स्टॉक मार्केट के मजबूत होने पर बड़े हुए हैं तो आप शेयर्स में उन लोगों के कंपैरिजन में अधिक मनी इन्वेस्ट करेंगे जो शेयर के कमज़ोर होने पर बड़े हुए हैं। मतलब हम पैसे से ना समझों वाली हरकतें करते हैं, लेकिन हम ना समझ नहीं हैं। चैप्टर 2। लक एंड रिस्क। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड को फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन की दिलचस्प कहानी है। यह कहानी आपको सिखा सकती है कि लक एंड रिस्क दो भाई बहन हैं जो किसी व्यक्ति की सफलता को उसके प्रयासों से अधिक प्रभावित कर सकते हैं। 1968 में वर्ल्ड वार II के नेवी पायलट बिल डगल मैथ्स एंड साइंस टीचर बने। उन्होंने टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर को अपने लेक साइड स्कूल में लाने का प्रयास किया। बिल गेट्स और उनके क्लासमेट पॉल एलन एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन को 13 साल की उम्र में इस कंप्यूटर तक पहुंच मिली, जब अधिकांश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इसे प्राप्त नहीं कर सके। यूएन के अनुसार 1968 में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल एज के लोग दुनिया में थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे, लगभग 270,000 वाशिंगटन स्टेट्स में रहते थे, उनमें से 1 लाख से थोड़ा अधिक सिएटल एरिया में रहते थे और उनमें से केवल 300 ने लेकसाइड स्कूल में पढ़ाई की थी। 303 मिलियन से शुरू हुआ और 300 के साथ समाप्त। हाई स्कूल की उम्र के 10 लाख स्टूडेंट में से एक को ऐसे स्कूल में जाने का मौका मिला जिसमें कंप्यूटर था और बिल गेट्स उनमें से एक थे। बेशक बिल गेट्स की सफलता उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण थी, लेकिन किस्मत ने अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी यह कहकर स्वीकार किया, यदि लेकसाइड नहीं होता तो कोई माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। अब यहाँ बिल गेट्स के क्लासमेट केंट इवांस की कहानी सुनते हैं। उन्होंने लक के करीबी भाई रिस्क की एक शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। वह लेकसाइड्स कंप्यूटर कौतुक गिरोह का भी हिस्सा था। उनमें कंप्यूटर के लिए इक्वल स्किल और ड्राइव था। वह माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर हो सकते थे, लेकिन हाई स्कूल में ग्रेजुएट होने से पहले केंट की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 3 दर्जन पर्वतारोहण मौतें होती हैं। हाई स्कूल में पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लाखों में एक होती है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने लेकसाइड से ग्रेजुएशन करके लाखों में से 1 लाख का अनुभव किया। केंट इवांस ने लाखों जोखिमों में से एक का अनुभव किया। फोर्स का इक्वल रिजल्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लक और रिस्क ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस में जज करना कठिन होता है। हम वॉरेन बफेट की सफलता का अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि उसके परिणाम इतने एक्सट्रीम है कि हम नहीं जानते कि भाग्य कितना शामिल है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को पहचानते हैं,
जोखिम की भूमिका का मतलब है कि हमें असफलता का न्याय करते समय खुद को माफ़ कर देना चाहिए। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। चैप्टर 3 नेवर इनफ। जो लोग मिलियनरी हैं वे बिलियनरी बनना चाहते हैं और जो लोग बिलियनरी हैं वे पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। अधिक से अधिक धन के पीछे भागना कभी न खत्म होने वाला खेल है। लोग अगले स्तर तक पहुंचने के लिए पागलों वाली हरकतें करते हैं। वे उन चीज़ों के लिए जोखिम उठाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफेट इसे बेहतर शब्दों में कहते हैं, पैसा बनाने के लिए उनके पास नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी किया था और जो चाहिए था उसे जोखिम में डाला, और यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण है। यदि आप किसी ऐसी महत्वहीन चीज़ के लिए महत्वपूर्ण चीज़ का जोखिम उठाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो नहीं जानते कि क्या इनफ है तो कुछ बातें याद रखें। फर्स्ट, सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। इंक्रीज रिजल्ट के साथ उम्मीदें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के बाद आप ऐसा ही महसूस करेंगे। यह खतरनाक हो जाता है जब अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा संतुष्टि से अधिक मायने रखता हो। सेकंड, सामाजिक तुलना करना एक समस्या है। अन्य लोगों के साथ अपने धन की तुलना करना कभी न खत्म होने वाला खेल है। यह वह लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। यह जीतने का एकमात्र तरीका है शुरू से ही न लड़ें। यह स्वीकार करें कि इतना पर्याप्त हो सकता है, भले ही यह आपके आसपास के लोगों से कम हो। थर्ड, इनफ बहुत छोटा नहीं है। इनफ होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास एक आरामदायक जीवन शैली नहीं होगी। बस उस बात का एहसास हो गया है कि जिसके आगे आपको पछताना शुरू हो जाएगा। पछतावा अतिरिक्त धन या जोखिम भरे निवेश करने के लिए काम पर जलने के रूप में आ सकता है जिसे आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। फोर्थ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभावित लाभ कुछ भी हो। रेपुटेशन इनवैल्यूएबल है, फ्रीडम इनवैल्यूएबल है, फैमिली एंड फ्रेंड्स इनवैल्यूएबल है, हैप्पीनेस इनवैल्यूएबल है। इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाले रिस्क को ना लेने का कि इनफ जानना है। चैप्टर 4 कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट पर 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर केंद्रित हैं, लेकिन कोई भी सिंपल चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं चाहता जिसमें वह 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहा है। वॉरेन अब तक के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। वास्तव में हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजी के प्रमुख जिम सिमंस ने 1998 के बाद से एनुअली 66% की दर से पैसा जमा किया है। कोई भी उनकी इनकम के बहुत करीब नहीं आता है, और वॉरेन बफेट ने एनुअली लगभग 22% की वृद्धि की है। लेकिन सिमंस की कुल संपत्ति 21 अरब डॉलर और बफेट की कुल संपत्ति 84 अरब डॉलर है, क्योंकि इस सिमंस ने 50 साल की उम्र तक अपने इन्वेस्टमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। उसके पास कंपाउंडिंग के लिए पैसे कम थे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज से अधिक बफेट की फाइनेंशियल सफलता इस सिंपल फैक्ट में निहित है कि उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज तक उसका रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हायर इंटरेस्ट रेट को पाने की स्ट्रेटजीज को आजमाने के बारे में नहीं है। हायर इंटरेस्ट रेट कभी कभार होने वाला चीज़ है जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। इसके बजाय अच्छा इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने के बारे में है, और पर्याप्त जानने का मतलब यह जानना है कि लंबी अवधि में छोटे निवेश से कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा करने के लिए आपको मूल्यवान चीज़ों को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंडिंग के अपोजिट हायर इंटरेस्ट रेट अर्जित करना, जिसे दोहराया नहीं जा सकता, कुछ दुखद कहानियों की ओर ले जाता है। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जरूरी नहीं कि अच्छे इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे निर्णय लेना हो या लगातार खराब नहीं होने के बारे में है। लेखक मॉर्गन होसेल ने एक शब्द में धन की सफलता को समराइज किया है, और वह शब्द है सर्वाइवल। पैसा कमाना और पैसा रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना, खुद को बाहर रखना, आशावादी होना आवश्यक है। धन रखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए मन में डर होना जरूरी है कि हमने जो कुछ भी कमाया है वह खो सकता है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा भाग्य को समर्पित है और पिछली सफलता असीमित रूप से दोहराई नहीं जा सकती है। हम यह समझने के लिए वर्षों बिता सकते हैं कि कैसे वॉरेन बफेट ने महान कंपनी को ढूंढा और सर्वोत्तम निवेश किया, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट यह है कि उसने कर्ज नहीं लिया।
वह उन 14 मंदी के दौरान ना ही घबराया और ना अपने शेयर्स को बेचे जिनसे वह गुजरा है। उन्होंने सिर्फ एक रणनीति पर भरोसा नहीं किया, वह बच गया और जीवित रहने से उसे लंबी उम्र मिली और इसने उसके लिए कंपाउंडिंग को चमत्कार करने में मदद की। जीवित रहने की मानसिकता सीखने के लिए इन 3 चीज़ों की सराहना करें। फर्स्ट, मैं हायर रिटर्न के बजाय फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनना चाहता हूँ, और अगर मैं अनब्रेकेबल हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा क्योंकि मैं अद्भुत काम करने के लिए कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी देर तक टिक सकूँगा। बुल मार्केट के दौरान कोई भी कैश होल्ड करके नहीं रखना चाहता, लेकिन अगर वही कैश आपको बियर मार्केट के दौरान शेयरों को बेचने से रोकती है तो उस नकदी पर आपके द्वारा अर्जित वास्तविक रिटर्न मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि खराब समय पर स्टॉक बेचने से रोकने से आपके जीवन भर के रिटर्न के लिए दर्जनों बड़े समय के विजेताओं को चुनने की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है। कंपाउंडिंग बड़े रिटर्न कमाने पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह सबसे लंबी अवधि के लिए निरंतर अच्छा रिटर्न अर्जित करने पर निर्भर करता है। सेकेंड, प्लानिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन हर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्लानिंग के अनुसार ना जाने का प्लानिंग बनाना है। थर्ड, एक बर्बेल्ड पर्सनालिटी फ्यूचर के बारे में आशावादी, लेकिन फ्यूचर में आने से आपको क्या रोकेगा इसके बारे में डरना महत्वपूर्ण है। ऑप्टिमिज्म यह विश्वास है कि चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म यह है कि लंबे समय में चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान का डर हो सकता है, लेकिन नुकसान के बाद आप विकास देखेंगे, यह सिलसिला चलता रहेगा। आपको एक ऐसी मानसिकता की आवश्यकता है जो एक ही समय में भयभीत और आशावादी हो। शॉर्ट टर्म फियर आपको लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म का फ़ायदा उठाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रखेगा। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में कुछ घटनाएं अधिकांश रिजल्ट का कारण बनती हैं। किताबों से लेकर फायरफोन से लेकर ट्रैवल एजेंसियों तक अमेजन का ही उदाहरण लें। उन्होंने बहुत सी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, कई फेल हुए, लेकिन कुछ टेल्स प्राइम और वेब सर्विसेज की तरह सफल हुए और उनके व्यवसाय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एप्पल का ही उदाहरण लें। आईफोन टेल उत्पाद था और इसने कंपनी के विकास पर भारी प्रभाव डाला। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ घटनाएं बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं तो आप अल्पकालिक भय और अनिश्चितता को गले लगाते हैं। आपने 2008 की मंदी में कैसे व्यवहार किया, इसका आपके जीवन काल के रिटर्न पर 2000 से 2008 तक की गई हर चीज़ की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक इन्वेस्टिंग जीनियस की एक अच्छी डेफिनेशन वह पुरुष या महिला है जो औसत चीज़ें कर सकता है जब उनके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हों। चैप्टर 7 फ्रीडम। अपने समय को नियंत्रित करना हाईएस्ट डिविडेंड का भुगतान है। साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्पबेल ने यह जानने के लिए रिसर्च किया कि लोगों को क्या खुशी मिलती है। उन्होंने जो पाया वह काफ़ी हैरान करने वाला है। उन्होंने पाया कि इनकम, एजुकेशन और जियोग्राफी से अधिक एक समय पर नियंत्रण रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हैप्पीनेस का कॉमन डोमिनेटर है। पैसे का ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू आपको अपने समय पर नियंत्रण देने की क्षमता है। आप जो चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, तब तक करने की क्षमता प्राइसलेस है। यह सबसे ज़्यादा डिविडेंड मनी है। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप हैं। एक आदमी को लैम्बोर्गिनी, टेस्ला और रोल्स रॉयस चलाते हुए देखना अच्छा लगता है। आप एक शानदार कार के मालिक होने का सपना देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन कारों के होने से लोगों को संकेत मिलता है कि आप अमीर हैं, आप स्मार्ट और महत्वपूर्ण हैं। लोग चाहते हैं कि धन दूसरों को संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में वे अन्य लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें नहीं लगता कि धन सराहनीय है, बल्कि इसलिए कि वे आपके धन का उपयोग अपनी खुद की पसंद और प्रशंसा की इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। आप जो चाहते हैं वह अन्य लोगों से प्रशंसा और सम्मान है, और आपको लगता है कि कारों या बड़े घरों जैसी महंगी चीज़ें आपके पास लाएंगी, या शायद ही कभी करता है। अगर आप ऐसे ही पैसे की तलाश में हैं तो सावधान हो जाइए। काइंडनेस एंड एम्पैथी आपको हॉर्स पावर से अधिक सम्मान दिलाएगी। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसे कमाने का सबसे तेज़ तरीका है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति $100,000 की फ़ेरारी खरीदता है। पैसे की आयरनी यह है कि अब
उसके पास इतनी महंगी कार खरीदने से पहले के मुकाबले $100,000 कम है और हमें नहीं पता कि उसने पूरा भुगतान किया या उस राशि का भुगतान करने के लिए लोन लिया, तो वह रिच है लेकिन एक्चुअल वेल्दी नहीं है। रिच होने और वेल्दी होने में फ़र्क है। रिच वर्तमान आय है और वेल्थ वह आय है जिसे खर्च नहीं किया जाता है। वेल्थ अदृश्य है क्योंकि हम लोगों का बैंक खाता और वह पैसा नहीं देख सकते जो खर्च नहीं कर रहे हैं। वेल्थ महंगी कार है जिसे खरीदा नहीं जाता। वेल्थ एक महंगी घड़ी है जिसे पहना नहीं जाता। वेल्थ फाइनेंशियल एसेट है जिसे अभी तक सामान में परिवर्तन नहीं किया गया है। बड़े घर, महंगी कार खरीदकर हर कोई रिच बन सकता है लेकिन वेल्दी नहीं, क्योंकि वेल्दी बनने के लिए आपको सेविंग करनी होती है। चैप्टर 10 सेव मनी। आपको कितना भी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले, अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो वेल्दी बनने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि आप बिग इनकम के बिना वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं। फिर गुड इनकम होने के बावजूद अधिकतर लोगों को सेविंग करने से क्या रोकता है? या उनका ईगो है। लेखक मॉर्गन होसेल इसे इस तरीके से कहते हैं, आपकी सेविंग आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का डिफरेंस है। आपकी बेसिक एंड कंफर्ट नीड्स से परे आपने जिस पर पैसे को खर्च किया है वह आपका ईगो है जो पैसे के करीब पहुंच रहा है। आपने सिर्फ लोगों को यह दिखाने के लिए खर्च किया कि आपके पास कितना पैसा है, और लोगों को दिखावा करना बंद करने के लिए आपको लोगों की कम परवाह करनी होगी। लेखक का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि आपको किसी स्पेसिफिक गोल के लिए सेविंग करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक किसी स्पेसिफिक गोल के लिए सेविंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो केवल सेविंग करने के लिए सेव करें। यह आपको हिडन रिटर्न देता है। आज की अर्थव्यवस्था विनर ऑल टेक इकोनॉमी है। आप अपना काम करने के लिए दुनिया के बेस्ट और अच्छे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं। यही वह समय है जब फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपको नए बदलावों पर काम करने के लिए फ्लेक्सिबल की ज़रूरत है। बाजार में रेगुलर बने रहने के लिए स्किल या अपने रास्ते में आने वाले एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट करें। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आपको यह फ्लेक्सिबल देता है, या फ्रीडम, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसकी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह आपको अपनी शर्तों पर अपना कोर्स बदलने की एबिलिटी देता है। यह सेविंग का हिडन रिटर्न है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा सेव करना चाहिए। चैप्टर 11 रीजनेबल एंड रेशनल। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के साथ रेशनल डिसीजन लेना हमेशा कारगर नहीं होता। आपको कुछ रीजनेबल डिसीजन लेने होंगे जो आपके काम आएंगे। रीजनेबल एंड रेशनल के बीच का अंतर। रेशनल डिसीजन फैक्ट, मैथ, डाटा एंड साइंस पर आधारित होते हैं और रीजनेबल डिसीजन इस पर आधारित होते हैं कि आपको क्या सही लगता है। हालांकि यह लॉजिकल हो सकता है और नहीं भी। यहाँ एक उदाहरण है। एक साइकाट्रिस्ट जूलियस वैगनर जॉर्ग ने पाया कि फीवर शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सिफिलिस, एक मेंटल डिजीज का इलाज फीवर इंड्यूस करके खोजा। वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने संक्रमण से लड़ने में फीवर की भूमिका को पहचाना और इसे ट्रीटमेंट के रूप में प्रिस्क्राइब किया। यहीं पर साइंस समाप्त होता है और रियलिटी खत्म हो जाती है। साइंस साबित करता है कि फीवर अच्छा है, लेकिन क्या हम इसे वास्तव में इंड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फीवर से दर्द होता है और लोग दर्द सहना नहीं चाहते। इसलिए हमारे लिए यह रीजनेबल है कि इलाज में फीवर इंड्यूस ना किया जाए। यही फाइनेंस के लिए भी है। इकोनॉमी कहाँ जा रही है और शेयर बाजार आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान टेरिबल है, लेकिन पूर्वानुमान लगाना रीजनेबल है। लोग फ्यूचर के बारे में बिना क्लू के जीना नहीं चाहते हैं। भविष्यवाणी करना ह्यूमन नेचर है या रीजनेबल है। चैप्टर 12 सरप्राइज। हिस्ट्री चेंजेस का एक स्टडी है। आयरनी यह है कि फ्यूचर के मैप के रूप में यूज़ किया जाता है। आपको हिस्ट्रिकल इवेंट्स के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड नहीं होना चाहिए। दुनिया बदल जाती है या सरप्राइज से भरा है। आप नहीं जानते कि अगला सरप्राइज क्या होगा। लेखक के शब्दों में कहें तो इतिहास में आप जितना पीछे देखेंगे आपके कंक्लूजन उतने ही सिंपल होने चाहिए। सिंपल चीज़ें जैसे ग्रीड और फेयर के साथ लोगों का संबंध, वे स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं और वे इंसेंटिव्स के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, समय के साथ स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह के चीज़ों के लिए पैसे का इतिहास उपयोगी है। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर।
हर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका प्लानिंग है। अगर प्लानिंग उसके अनुसार नहीं चल रहा हो, जब आप प्लान बना रहे हो तो आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि चीज़ें आपके प्लानिंग के अनुसार नहीं चल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में रिटायर हो सकते हैं या बेयर मार्केट पावरफुल हो सकता है। अक्सर इन बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए आपको मार्जिन ऑफ एरर एंड ओड्स पर विचार करना चाहिए कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो सकती। सेफ्टी मार्जिन बनाने का ट्रिक बिना कुछ लिए सेविंग करना है। बिना गोल के सेविंग करो। फ्यूचर में होने वाली उन चीज़ों के लिए सेविंग करें जिनकी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। चैप्टर 14 यू विल चेंज। लंबी अवधि की प्लानिंग बनाना कठिन है क्योंकि हम विकसित होते हैं, अपने विचार बदलते हैं। आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि आज जो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है वह 5 साल के बाद इंटरेस्टिंग लगेगा। यंग पीपल टैटू के हटाने के लिए अच्छे पैसे देते हैं जो किशोर इसे पाने के लिए भुगतान करते हैं। मिडिल एज्ड पीपल उन लोगों को तलाक देने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं जिनसे यंग एडल्ट्स शादी करने के लिए वेट कर रहे हैं। हम समय के साथ मेंटली और इमोशनली बदलते हैं और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें एक्सट्रीम एंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से बचना चाहिए। या ना माने कि आप जीवन भर लो इनकम के साथ रहेंगे या हाई गोल की खोज के लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे या डिफ़िकल्टीज़ को इस हद तक बढ़ा देगा कि आपको इसका पछतावा होगा। चैप्टर 15 नथिंग इज़ फ्री। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 तक $35,000 से अधिक का रिटर्न दिया है, लेकिन 94% दिनों में अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नीचे का कारोबार किया। मार्केट रिटर्न कभी भी फ्री नहीं होता या वोलेटिलिटी कॉस्ट के साथ आता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, एसेट जो कम वोलेटाइल हो और कम भुगतान के साथ कम अनसर्टेन हो। सेकंड, हाई रिटर्न के साथ हाई अनसर्टेनिटी वाली एसेट। अब कुछ लोग तीसरा ऑप्शन चुनते हैं अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। हर इन्वेस्टर जानता है कि मार्केट वोलेटाइल है, फिर भी जब मार्केट में तेज़ी आने वाली होती है तो मार्केट में कारोबार खत्म होने पर वे इससे बचने की कोशिश करते हैं। कुछ को सफलता मिलती है और कुछ लोग पकड़े जाते हैं और पनिश होते हैं। यदि आप अपने द्वारा भुगतान किए जाने वाले फ़ी के रूप में अनसर्टेनिटी पर विचार करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। हालांकि यदि आप शुल्क को जुर्माना मानते हैं तो आप कभी भी मैजिक का आनंद नहीं लेंगे। चैप्टर 16 यू एंड मी। हर कोई डिफरेंट गेम खेलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग बुल मार्केट में महंगे स्टॉक खरीदते हैं क्योंकि यह उन्हें समझ में आता है और वे इसे तब बेचेंगे जब उनका स्टॉक उनके खरीदे गए प्राइस से अधिक महंगा हो जाएगा। इसलिए वे एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे थे। प्रॉब्लम तब आती है जब एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर एक स्टॉक को महंगे पर खरीदते हैं या देखकर कि बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं। इसलिए अपने से अलग गेम खेलने वाले लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेने से सावधान रहें। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लोग सोचते थे कि एयरप्लेन्स इम्पॉसिबल है। फिर 1903 में राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की। फिर भी लोगों को इसे गंभीरता से लेने में 4 साल 6 महीने लग गए। निराशावाद आशावाद से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। ग्रोथ में समय लगता है, विनाश के लिए एक मोमेंट ही लगता है। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है। आशावाद पॉसिबल रिजल्ट और उन रिजल्ट के बीच का अंतर को कम करता है जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए यह मोहक है। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतना ही आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करते हैं जो कि सच होने की संभावना को कम करके आंकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद यदि आपने लोगों से पूछा होता कि उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था तो उन्हें युद्ध विराम दिवस यानी 1918 का समझौता जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। और 21 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। हम खुद को कहानियाँ सुनाते हैं जिन पर हम विश्वास करना चाहते हैं। मार्केट का फोरकास्ट के बारे में सोचें। हर इन्वेस्टर जानता है कि हम इसमें बुरे हैं। हर मार्केट के फोरकास्ट के बारे में बहुत सोचने के बाद केवल एक चीज़ जो बची है वह रिस्क है। फोरकास्ट की बारी मांग है क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। इसके साथ हम साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर समरी पसंद आया होगा।
अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहें।